दोस्तों, हमें ये ज़रूर समझना पड़ेगा, इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्ले कंसोल पे जब आप एप्लीकेशन को सबमिट करते हो, जब पब्लिश बटन पे क्लिक करते हो, तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि इस पूरे ट्यूटोरियल में हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। प्ले कंसोल की पॉलिसीज़ के बारे में बहुत डिटेल्ड में समझेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए एप्लीकेशन को बिल्ड करते टाइम, एप्लीकेशन को बनाते टाइम। प्ले स्टोर की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं, किन पॉलिसीज़ की वजह से हम लोग का एप्लीकेशन टर्मिनेट होता है, सस्पेंड होता है, रिमूव होता है, या हमें भविष्य में कभी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हम स्टार्टिंग से ही अपने एप्लीकेशंस में वो सारी चीज़ें जिससे कि रिमूव हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, उन सब चीज़ों को बचाएं, मतलब उन सब चीज़ों को इनपुट ना करें, उन सब चीज़ों को मतलब प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को टर्मिनेट होने से या फिर हमारा कंसोल अकाउंट टर्मिनेट होने से हम खुद को बचाएं। वो सारी पॉलिसीज़ वगैरह हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उसके पहले जो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब सिर्फ प्ले कंसोल की पॉलिसीज़ ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि रिव्यू, जब आप प्ले कंसोल पे सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद पब्लिश बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिव्यू में चला जाता है, जिसके लिए मतलब मान लीजिए आपका एप्लीकेशन पब्लिश होने में 2 से 7 दिन का समय लगता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो वो 2 से 7 दिन में क्या होता है, आखिर प्ले कंसोल या फिर प्ले कंसोल के स्टाफ जो हैं वो लोग किस तरीके से रिव्यू करते हैं आपके एप्लीकेशन को, क्या क्या देखते हैं वो आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, आप लोग देख सकते हैं PHA, यानी कि पोटेंशियली हार्मफुल एप्लीकेशन। देखो दोस्तों, प्ले कंसोल बहुत ज़्यादा एडवांस है। वो फेच कर लेता है कि कौन कौन से एप्लीकेशन मतलब हार्मफुल हो सकते हैं यूज़र्स के लिए। प्ले स्टोर एक्चुअली एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है जहाँ से यूज़र्स जो हैं डाउनलोड करते हैं एप्लीकेशन को। इसलिए जो हार्मफुल एप्लीकेशन होते हैं, एग्जांपल के तौर पे कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जिनको डाउनलोड करने के बाद वो हमारा बहुत ज़्यादा डेटा ले लेते हैं, या फिर मतलब कुछ अलग तरीके से एड्स को दिखाया जाता है, या कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी होते हैं मतलब जो हमारे डिवाइस के लिए हार्मफुल रहते हैं, जो हमारे डिवाइस का बैटरी बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे डिवाइस का नेट बहुत ज़्यादा खाते हैं। कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस होते हैं जिनकी वजह से हमारे फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वैसे जो एप्लीकेशन जो हमारे डिवाइस को हार्म करते हैं, प्ले कंसोल बहुत ज़्यादा एडवांस है, पहले ही वो फेच कर लेता है। और रिव्यू में एक्चुअली ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशंस हार्मफुल हैं, या क्या क्या डेटा ले रहे हैं, क्या एक्सेस ले रहे हैं डिवाइस का। ये सारी चीज़ें पहले प्ले कंसोल फेच करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि प्ले कंसोल की, आप सभी को पता है कि प्ले कंसोल पे स्टाफ वाला जो रिव्यू होता है वो बाद में होता है। उसके पहले प्ले कंसोल एक मतलब मशीन जो है मतलब एकदम बॉट्स की तरह काम करता है। उसमें पहले से ही लॉजिक्स वगैरह इनपुट किया गया है कि इस कंडीशन में जो एप्लीकेशंस रहेंगे रिजेक्ट किया जाएगा। तो प्ले कंसोल फेच कर लेता है उस मतलब जिस तरह से इसमें लॉजिक इनपुट किया जाता है, मतलब जो इनपुट किया गया रहता है प्ले कंसोल में, उस हिसाब से ही प्ले कंसोल जैसे आप एप्लीकेशन को सबमिट यानी कि रिव्यू में डालते हैं तो वो फेच करता है कि ये हार्मफुल है, सस्पिशियस ऐप है, या इसमें कुछ और दिक्कत है, या मतलब अगर जो प्ले कंसोल के लॉजिक्स हैं, जो उन्होंने एडवांस फीचर्स डाले हैं, अगर उसमें वो एप्लीकेशन मतलब नहीं मतलब जज नहीं कर पा रहा है, उसका ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ और भी हो सकता है, या कुछ और डेटा लेना है उसको डेवलपर से, तो वो नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली वो जो स्टाफ लोग देखते हैं, रिव्यू करते हैं, उनके पास भेज देता है वो एप्लीकेशन को, ठीक है। उसके बाद में वहाँ पे जो स्टाफ बैठे रहते हैं यानी कि ह्यूमन, वो लोग उस एप्लीकेशन को क्रॉस चेक करते हैं कि भाई इस एप्लीकेशन में क्या प्रॉब्लम है, या फिर इस एप्लीकेशन को पब्लिश मतलब करने देना चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म पे या नहीं, या फिर इसको रिमूव करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। ये इस तरीके से काम होता है, मतलब एक थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, इसकी वजह से 2 से 7 दिन का समय लगता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप एक डेवलपर अकाउंट क्रिएट करते हो, ठीक है, डेवलपर अकाउंट क्रिएट करते टाइम 3 चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप प्ले कंसोल अकाउंट खरीद रहे हैं तो उस टाइम जो क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं वो पहले किसी और प्ले कंसोल अकाउंट को खरीदने के लिए ना यूज़ किया गया हो, ठीक है। दूसरा, जो आपका आईडी है, जो आपका मेल आईडी है जिससे कि आपका प्ले कंसोल आप रन करोगे, तो
तो वो मेल आईडी भी आपको मल्टी डिवाइसेस में लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए किसी ऐसे डिवाइस में आप अपने आईडी को लॉगिन करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी किसी और का प्ले कंसोल अकाउंट है या फिर टर्मिनेट हो चुका है उस डिवाइस में, तो वहाँ पे जब आप अपने आईडी को लॉगिन करते हैं तो कहीं ना कहीं वापस प्ले कंसोल उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करता है, ठीक है, और फिर आपका भी प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट होने के चांसेस रहते हैं। देखो मैं इस पूरे ट्यूटोरियल में ये भी बताऊंगा कि अगर आपका कंसोल अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है तो वापस कैसे लाना है। तीसरा आईडी वेरिफिकेशन भी होता है। आईडी वेरिफिकेशन आपको पता होगा कि पहले प्ले कंसोल अकाउंट खरीदने के लिए आईडी वेरिफिकेशन ही होता था, लेकिन आजकल आईडी वेरिफिकेशन होता है बिकॉज ज़्यादातर ये पाया गया है कि जो मल्टी प्ले कंसोल अकाउंट टर्मिनेट होते हैं और जो बार बार खरीदा जाता है प्ले कंसोल अकाउंट, ये ज़्यादातर उसी टाइप के, मतलब एक ही टाइप के डेवलपर की वजह से। जैसे मान के चलिए कि आप एक डेवलपर हैं, आपने एक प्ले कंसोल अकाउंट खरीदा और उस पर आपने एप्लीकेशन पब्लिश किया, बट किसी कारणवश आपका एप्लीकेशन टर्मिनेट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया आपके एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से, आपका कंसोल अकाउंट भी टर्मिनेट हो गया, तो वापस आप कोशिश करोगे कि दूसरा आप कंसोल अकाउंट खरीद लो, ठीक है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू 10-15 या किसी और के लिए भी खरीदोगे तो एक ही आईडी से बार बार खरीदते हो, तो वो भी सही नहीं रहता है। इसलिए नेक्स्ट 2017 आई थिंक 2017 या 2018 से जो है आईडी वेरिफिकेशन का भी सिस्टम ला दिया गया है। अब आपको अपना आईडी मतलब वेरीफाई करना पड़ेगा, आईडी वेरिफिकेशन के बाद ही आप अपना डेवलपर जो अकाउंट है रहता है उसको एक्सेस ले पाओगे, ठीक है। हालांकि नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स वगैरह में हम लोग कंसोल अकाउंट भी खरीदेंगे, पब्लिश भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम इस पूरे ट्यूटोरियल्स में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडर मैनेज पब्लिशिंग फॉर ऐप अपडेट्स। देखो आपको मैनेज पब्लिशिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। अब मैनेज पब्लिशिंग क्या होता है, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन आपने पब्लिश किया हुआ है प्ले स्टोर पे, लेकिन आप उसको अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मैनेज पब्लिशिंग का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में पूरा जो जब हम पब्लिश करेंगे या फिर कुछ अपडेट डालेंगे वो भी हम लाइव देखेंगे, बट फिलहाल आपको बस मैं इतना समझा दूँ कि मैनेज पब्लिशिंग जो है वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन आपने डाला है, उसके वर्जन्स जब आप अपडेट करते हो तो आप एट ए टाइम मतलब उस चीज़ को मैनेज कर सको कि आपने कौन सा अपडेट किया। मान लीजिए आपने कोई ऐसा चीज़ अपडेट कर दिया जिस चीज़ की नीड नहीं थी यूज़र को, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, वापस से आपको ओल्ड वाला वर्जन ही रखना है, तो वहाँ पे उस चीज़ को वर्जन्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। ये होता है मैनेज पब्लिशिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ यस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलाउ एक्स्ट्रा टाइम इफ़ योर ऐप टारगेट ऑडियंस इंक्लूड्स चिल्ड्रंस। देखिए क्या होता है कि हम लोग जब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं तो अगर आपने ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया है जिसको बच्चे भी यूज़ करने वाले हैं, एक आपने एजुकेशन कैटेगरी का एप्लीकेशन बनाया है जहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे जवान सब आने वाले हैं उस एप्लीकेशन पे, और चिल्ड्रन जब बच्चे भी आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा फोकस करना है। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, आप देखते होंगे यूट्यूब में भी आजकल किड्स को लेके एक अलग से उन्होंने किड्स का एक अलग सा एप्लीकेशन भी बनाया है और एक फ़िल्टर भी डाल के रखा है। जब हम यूट्यूब को पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑप्शन आता है कि इट्स नॉट फॉर किड, या फिर ये अगर बच्चों के लिए है तो वहाँ पे टिक करना पड़ता है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग फ्रेंडली बनाना पड़ता है। ये मतलब उस पर कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट ना डाले जाए जिसकी वजह से वो मतलब फालतू के क्लिक हो और जो एडवर्टाइज करा रहा है यूट्यूब पे उसका लॉस हो जाए। तो खैर यूट्यूब की बात नहीं करेंगे, प्ले कंसोल में भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर आप बच्चों के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप जब मतलब थोड़ा टाइम दें, जब आप बच्चों के लिए एप्लीकेशन को बना रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं, तो उस जगह पे हर चीज़ पे हर स्टेप पे थोड़ा सा और समय दे के उसको पब्लिश कीजिए या फिर रिव्यू पे क्लिक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, comply with play console requirements before you submit your app you must राइट आपको इन 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है जब आप प्ले स्टोर पे पब्लिश करें। तो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें एक्यूरेटली प्रोवाइड ऑल ऐप इन्फॉर्मेशन एंड मेटा डेटा, राइट। जब आप प्ले स्टोर पे पब्लिश कर रहे हैं तो आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, टैग्स हो गया, अगर आपने डाला है, लोगो डाला है, स्क्रीनशॉट डाला है, तो वो बहुत ही सही तरीके से आप डालिए। ऐसा ना कीजिए कि लोगो आपने कुछ और डाल दिया है, आपका डिस्क्रिप्शन कुछ और है, एप्लीकेशन के अंदर कंटेंट कुछ है, आपने स्क्रीनशॉट में कुछ और डाल के रखा है। इससे भी आपका एप्लीकेशन टर्मिनेट हो सकता है, रिमूव हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट है इंश्योर दैट योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज अप टू डेट, अपलोड योर ऐप प्राइवेसी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। देखो आपके एप्लीकेशन में आप क्या डेटा ले रहे हो और आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जब मान लीजिए कोई यूज़र अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपको रिपोर्ट करना, कुछ भी किसी भी तरह से हो सकता है आपको कॉन्टैक्ट करने का जरिए, या फिर गूगल ही अगर आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता है मेल के जरिए या कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो आपका जो कॉन्टैक्ट है, मेल आईडी है, उसको अप टू डेट रखिए, मतलब उस पर आप एक्टिव हैं वो वाला वही वाला आप डालिए, और अपनी ऐप प्राइवेसी को भी आप अपलोड कीजिए। एप्लीकेशन में एक ऑप्शन दीजिए ऐप प्राइवेसी जो आपकी रहती है, ठीक है। और एक आपको ऑप्शन देना है वहाँ पे पॉलिसीज़ वगैरह का। थर्ड पॉइंट है पॉलिसीज़ एंड फिल आउट योर डेटा सेफ्टी सेक्शन रिक्वायरमेंट,
ठीक है। अब देखो क्या है दोस्तों, प्ले कंसोल में जो प्ले कंसोल की पॉलिसीज़ वगैरह रहती है वहाँ पे भी आपको एक्चुअली अपलोड करना पड़ता है एक लिंक, या फिर मान लीजिए आपने अगर वेबसाइट या फिर कहीं तो अपनी जो पॉलिसीज़ वगैरह हैं जहाँ पे स्टोर की हैं वो लिंक भी देना पड़ता है प्ले स्टोर को, ताकि वो आपके एप्लीकेशन की पॉलिसीज़ वगैरह पढ़ सके, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डेटा ले रहे हो आप, ये सारी चीज़ें देख सके। ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड एन एक्टिव डेमो अकाउंट लॉगिन इन्फॉर्मेशन। देखो दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन में आप कुछ सर्विसेज वगैरह बेच रहे हो, या आपके एप्लीकेशन में कोई ट्रायल लेना चाहता है मान लीजिए, ठीक है, तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लॉगिन इन्फॉर्मेशन क्रेडेंशियल भी ज़रूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आप देखिए ये एक सेफ्टी के लिए है, ऐसा ना हो कि यूज़र आपके एप्लीकेशन में आ रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं जस्ट ट्रायल के लिए और उनका डेटा आपके पास आ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनके लिए एक डेमो अकाउंट भी आपको देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देना ही पड़ेगा। इससे क्या होता है, इससे यूज़र का भी ट्रस्ट बना रहता है, और अगर उन ट्रायल लेने के बाद उनको अगर आपका एप्लीकेशन सही लग रहा है तो वो अपना खुद का अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट जब आप डेमो अकाउंट दोगे उससे वो आपके एप्लीकेशन को पूरा ट्रायल कंप्लीट अच्छे से चेक कर पाएंगे इसमें क्या क्या फंक्शन है और सच में उनके काम की चीज़ें हैं भी या नहीं है। ठीक है, तो ये है कुछ दोस्तों पॉइंट जो आपको याद रखने चाहिए। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आगे बढ़ेंगे और उसमें हम लोग समझेंगे कि प्ले कंसोल की कौन कौन सी पॉलिसीज़ रहती हैं, किन पॉलिसीज़ की वजह से आपका एप्लीकेशन टर्मिनेट होता है, और आपको कौन कौन सी पॉलिसीज़ का ध्यान रखना चाहिए। सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्लस नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में हम लोग एप्लीकेशन को पब्लिश करके भी देखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ।